अच्छा जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा, जो आज हमारा टास्क है वो ये है दैट वी विल बी डूइंग सम ऑफ द पास्ट पेपर्स ऑफ क्लाइमेट। एंड ये जो क्लाइमेट के पास्ट पेपर्स हैं ये हमने ऑलरेडी आपको टेस्ट किया था अभी एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सर्टनली आई एम प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन फॉर इट कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सो द क्वेश्चन नंबर वन सिंपली स्टेट्स दैट स्टडी फिगर 2.1, a map showing three desert areas in the southern and western पाकिस्तान। तो तीन डेजर्ट एरियाज आपको दिखाए हुए। एक का नाम एक्स लेबल किया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, एक वाई है और एक थर है। एंड सिंपली बहुत आसान सवाल था। बलूचिस्तान के अंदर जो डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट प्रेजेंट है? बेटा आपने लिख देना था खारान। अगर उसने नीचे पूछा है तो ऑफ कोर्स पूछा ही होगा। और वाई अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे? थल डेजर्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो डेजर्ट है आपके पास, आपके क्लाइमेट के पासिपर्स के बिल्कुल एंड के अंदर। पांचों डेजर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जामिनर आपको तीन डेजर्ट टेस्ट करता है। सिंध वाला जो पूरा डेजर्ट है उसको थर्ड कंसिडर करता है, ठीक है ना? सो नेम ईदर डेजर्ट एक्स और वाई। सो इफ यू आर चूजिंग एक्स यू राइट खारान, इफ यू आर चूजिंग वाई यू राइट थर्ड डेजर्ट। यूजिंग फिगर 2.1 ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द डेजर्ट नेम्ड इन A1 above। सो डेजर्ट की लोकेशन आपने डिस्क्राइब करके देनी है। जो आपने डेजर्ट चूज किया है उसकी लोकेशन अगर डिस्क्राइब करें तो फॉर एग्जांपल हमने खारान डेजर्ट चूज किया है। तो वेयर इट इज लोकेटेड? ऑफ कोर्स इट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। एंड तो आप लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इट विच पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान। सो यू कैन मेंशन दैट द दिस डेजर्ट इज ऑन द western parts of Balochistan and also covers a little bit of central parts of Balochistan. The best way to describe the location was to mark on with the longitudes and the latitudes. आपको एक पर्पल कलर की लाइन अपने मैप पे नजर आ रही होगी, मैंने मार्क करी हुई ऑलरेडी। ठीक है, सो दीज पर्पल लाइंस आर एक्सटेंडेड टू शो द बेसिक लोकेशन ऑफ डेजर्ट एंड इट एंड्स अप एट सम पॉइंट। तो अगर आप नीचे से इसके लॉन्गिट्यूड्स मेजर करें, सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी आर लुकिंग फॉर एंड दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसके बीच में ही खारान डेजर्ट प्रेजेंट है। तो अगर ये आपके पास, सॉरी, अगर ये आपके पास 60 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, क्योंकि चार चार के फर्क से आपके पास लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए होते हैं मैप पर। सो ये बिल्कुल 60 के करीब है, तो आप इसको 61 डिग्री ईस्ट मार्क कर सकते थे कि यार खारान डेजर्ट शुरू होता है 61 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन टू द मैप। ठीक है, एंड क्योंकि ये 68 के करीब है तो लोग इसको 66 67, एंड बिकॉज यू हैव नॉट मार्क्ड इट अप टू द मार्क, अगर इसको थोड़ा सा इस साइड पे करते तो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो आप इसको 66 लेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने 67 किया तो दैट वुड बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो द लॉन्गिट्यूड्स एट विच दिस डेजर्ट इज प्रेजेंट इज अराउंड 61 डिग्री ईस्ट टू 66 डिग्री ईस्ट। इसके बाद आपको इसके लैटिट्यूड्स देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके लैटिट्यूड्स को देखूं तो सर्टेनली अ लिटिल मोर बिलो द 28 डिग्री नॉर्थ मार्क। ठीक है ना? सो अगेन एंड ऊपर की तरफ इसका जो पिन पॉइंट सबसे हाईएस्ट लोकेशन है वो आप इस तरीके से आपने मार्क कर देनी है। तो ये 28 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे है। सो आप इसको बोल सकते हैं दैट, चलें 28 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा कम है तो 27 डिग्री नॉर्थ हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना? एंड 28 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। So you could also add up one over there and mention it 30 डिग्री north और 29 डिग्री north। ठीक है ना? तो आप इसको ले सकते हैं दैट इट इज अराउंड 29 और 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना? तो ये आपके पास लोकेशन आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है, जहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को यूज करें। अगर आप में से किसी ने ये लिखा है इट इज इन बलूचिस्तान, इट इज ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ अरेबियन सी, इट इज on the borders of Iran and on the western side of Balochistan, the central part of Balochistan, that is also acceptable according to the examiner। आप ऐसी चीजें भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सवाल था। ओके, स्टडी फिगर 2.2, इंसर्ट अ फोटोग्राफ ऑफ द पार्ट ऑफ थर्ड डेजर्ट यूजिंग फिगर 2.2 ओनली, स्टेट टू फीचर्स इन द डेजर्ट शोन। तो ये मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में कुछ लोगों को समझाई थी, तो ये ऑलरेडी मार्क्ड अप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। सो लेट्स गो थ्रू इट वंस। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चीज दिख जानी चाहिए थी कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सैंड ड्यून्स अवेलेबल। ठीक है ना? तो आप अगर इसका एक फीचर लिखते हो तो आप लिख सकते थे कि भाई इस इलाके में बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स हैं। दूसरी बात है सैंडी प्लेन है। अच्छा, कोई एरिया अगर बहुत ज्यादा सैंडी हो
तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अरसे तक बारिश नहीं हुई। सो आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ ये मेंशन कर सकते थे that with this I can determine that the feature one of the feature of the area shown is that it has little or no rainfall। ठीक है, क्योंकि अगर रेनफॉल हुई भी होती तो एक तो थोड़ी सी वेजिटेशन ज़्यादा होती, और दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि सैंडी लिटिल और नो रेनफॉल का मतलब होता है कि किस तरीके से आपके पास जो है ना बहुत अरसे तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि द सैंड इज नॉट सर्टेनली सेटल्ड। ठीक है ना, सेटल्ड सैंड सैंड नहीं है। एंड यू कैन इवन टॉक अबाउट द स्मॉल बुशेस प्रेजेंट ओवर हेयर। तो आप ये भी लिख सकते थे यार, इधर छोटे बहुत सारे बुशेस प्रेजेंट है। एंड ये अगर आप फार एंड पे देखें तो आपको इधर कोई फ्लैट लैंड भी दिख रहा है और सेटलमेंट भी दिख रही है। सो आप ये भी लिख सकते थे दैट के इन द पिक्चर वी कैन आल्सो सी दैट एट फार पोजीशंस फार अवे देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लैट लैंड विथ सेटलमेंट एंड बुशेस एज वेल। ठीक है, क्योंकि उधर मुझे थोड़ी सी हरियाली भी नजर आ रही है और साइड पे थोड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेनली शोज मी व्हाट, इट शोज मी दैट पीपल आर लिविंग हियर। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं सेटलमेंट, यानी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो आप इस पिक्चर से डिनोट करके पिकअप कर सकते थे। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। ठीक है ना, तो पिक्चर को देख के ही आपको बतानी थी इधर चीजें। नेक्स्ट चीज, क्या पूछा सवाल, एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट एरियाज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क्स इन पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर आंसर। अच्छा देखें, ये सवाल को जब हम चेक कर रहे थे आपके एग्जाम पेपर देने के बाद, तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, तो इसको एक मतलब डिनोट कर लीजिएगा कि इस सवाल का एक्चुअल मतलब क्या है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई डेजर्ट एरियाज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स को। यानी अगर मैंने किसी जगह पर किसी डेजर्ट एरिया में रोड नेटवर्क्स बनाने का सोचा है, तो उस डेजर्ट एरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो डेवलपमेंट ऑफ रोड को या तो इनकरेज करते हैं या तो डिस्करेज करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता है डेजर्ट एरियाज है, सो इसमें डिस्करेज करने वाले पॉइंट्स लिखना बहुत आसान होगा। जैसे यू कुड टॉक अबाउट द एरिया कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ रॉक टोपोग्राफी। ठीक है ना, यानी इस एरिया के अंदर बहुत सारी रॉक टोपोग्राफी अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप बोलेंगे भाई रॉक टोपोग्राफी है, मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा, मैं उससे बिल्डिंग नहीं कर पा रहा, जो भी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है रोड के लिए, जो भी मुझे हैवी मशीनरी लेके आनी है वो मैं नहीं ला पा रहा, जिसकी वजह से रोड्स को बिल्ड करना, डेवलप करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डेजर्ट एरियाज में, और पावर इलेक्ट्रिसिटी से बगैर मशीन्स को ऑपरेट करना, नॉर्मल ऑपरेशंस करना, रात के वक्त काम करना मुश्किल ही नहीं, अक्सर क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट अवेलेबल इन इन दीज एरियाज। बहुत हॉट क्लाइमेट है एंड लेबर के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती है ऐसे क्लाइमेट के अंदर काम करना। यू कैन इवन टॉक अबाउट कि किस तरीके से डेजर्ट एरियाज के अंदर इट्स सेल्फ स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। यानी स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना होने का मतलब होता है कि यार वहां पर जो लेबर है ना, वो काम तो कर लेगी लेकिन उसके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी। ठीक है, द लेबर वुड नॉट बी एफिशिएंट एज वेल एज गुड, द लेबर वुड नॉट नो अ लॉट ऑफ स्किल्स। ठीक है, स्किल्ड लेबर नहीं होगी, जिसकी वजह से रोड्स को बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर हम लेबर ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने लेबर को इस सेंस से बताया कि उस क्लाइमेट के अंदर लेबर का सरवाइव करना मुश्किल है। और एक मसला ये कि वहां पर लेबर है भी तो स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, और अगर लेबर है तो इतनी इनफ नहीं है कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकें, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो आप ये सब चीजें इधर मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन द डे लेंथ एंड टेम्परेचर्स इन पाकिस्तान। तो बताना है हमें इफेक्ट ऑफ व्हाट बेटा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का इफेक्ट बताना है किस पर, पहले नंबर पर डे लेंथ के ऊपर, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, माइक आई मार्क्ड इट विद द हाइलाइटर, प्लीज देख लीजिएगा। तो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, एग्जामिनर क्या बोल रहा है भाई, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड बताओ किस चीज के ऊपर, डे लेंथ के ऊपर, और फिर बात करिएगा किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स डे लेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, Pakistan is present in Asia and Asia is in the northern hemisphere, and northern hemisphere का टिल्ट कुछ इस तरीके से होता है that it is much closer to the sun, और जितना वो क्लोज होता है सन से उतनी ही ज्यादा आपके पास यहाँ पर डे लेंथ इंक्रीज होती है। यू हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ठीक है, तो वही बात अंग्रेजी में मैं पहले पिछली क्लास में लिखवा चुका हूँ। तो पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विच मेक्स इट टिल्टेड टुवर्ड्स द सन,
Pakistan is very close to the equator, and certainly Pakistan is also very close to the equator. और मसला ये that the sun is directly pointed upon the equator. So जितना आप इक्वेटर से करीब है उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज बढ़ जाती हैं सन की. दिस विच इंक्रीजेस द बेसिकली द लेंथ ऑफ डेज इन पाकिस्तान. ठीक है, यानी दिन का वक्त ज्यादा होता है, रात का वक्त छोटा होता है अमूमन तक. ठीक है ना, विंटर्स में ऑफ कोर्स इट इज वाइस वर्सा, बट द विंटर्स आर वेरी शॉर्ट इन पाकिस्तान. So this makes the sun rays to be concentrated at a smaller area. Thus, Pakistan has more daylight hours in summer. Not more, there are daylight hours in summers. Then they extend up to 17 hours as well. यानी 15 से 17 आवर्स के दरमियान भी एक्सटेंड हो जाते हैं क्या, डे लेंथ आवर्स. ठीक है. टेम्परेचर पे किस तरह इफेक्ट करता है, बहुत इजी है. इक्वेटर के हम करीब है, इक्वेटर के हम करीब है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनरेज ज्यादा होती है. जब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सनरेज की उतने ही ज्यादा टेम्परेचर्स क्या होंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे. तो हायर टेम्परेचर्स इन द सदर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ पाकिस्तान. यू कैन ऑल्सो मेंशन हाउ द नॉर्दर्न रीजन्स आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एंड तभी हम नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर इतने टफ और डिफिकल्ट very hot temperatures suffer नहीं करते. We suffer through harsh climatic conditions, but that are in the sense that the temperature there is very cold. So you can even mention about that as well. ठीक है, तो ये आई होप बेटा बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी. ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको समझानी थी. Which of the following factors cause seasonal variations in Pakistan? Of course, जितनी भी आपके पास seasonal variations है, they all dependent upon wind and air pressure. क्योंकि जब तक air would not travel from हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन तब तक सीजनल वेरिएशंस नहीं आएंगी. तो बहुत सिंपल सवाल था. यू कुड टेक अपॉन एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन बीइंग द टू थिंग्स. अदर्स डू नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी. बहुत सारे बच्चों को लगता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी डिपेंडेंसी विंड के ऊपर होती है. ठीक है ना. एंड आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर रेनफॉल हो सकता है, क्योंकि रेनफॉल टेम्परेचर भी चेंज करता है. लेकिन बेटा रेनफॉल इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन विंड एंड एयर प्रेशर. सो ईच एंड एवरी change that you see in the temperatures is due to the wind direction and air pressure. चाहे बारिश की क्रिएशन की बात हो या आपके पास टेम्परेचर चेंज की बात हो, both are indirectly linked to what बेटा, both are indirectly linked to the movement of air. ठीक है ना. इसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिड क्लाइमेट इन पाकिस्तान. मल्टीपल चीजें लिखी हुई है नोट्स के अंदर. यू कुड टॉक अबाउट द क्लाइमेट बीइंग वेरी हॉट, हॉट टेम्परेचर्स अवेलेबल. याद रखिएगा जब वेरी हॉट लिखें या हॉट टेम्परेचर्स लिखें तो टेम्परेचर रेंज मत भूलिएगा, वो मैं क्लाइमेट के चैप्टर में ऑलरेडी आपको एक मरतबा लिखवा चुका हूँ. तो आप जब ये बात अपने पास लिखेंगे दैट द टेम्परेचर्स आर वेरी हॉट और हॉट, यू वुड मेंशन अबाउट द टेम्परेचर रेंज इज वेरी हॉट. का मतलब क्या होता है बेटा, दैट द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड हॉट का मतलब होता है इट लाइज बिटवीन 31 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये आपके पास हॉट की रेंज आ गई, वो आपके पास वेरी हॉट की रेंज आ गई. जब आप ऐसी चीजें मेंशन करते हो ना तो एग्जामिनर को भी समझ आता है कि नहीं यार बच्चे को चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड ही सर्टेनली गेट्स इम्प्रेस्ड बाय यू बिकॉज यू आर मेंशनिंग समथिंग दैट many candidates might not be mentioning. And ऑफ कोर्स इन एरियाज के अंदर मैं पहले लिखवा चुका हूँ रेनफॉल इज लेस देन 125 एमएम्स. डस्ट स्टॉर्म्स, सैंड स्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन, यू कुड राइट अबाउट देम एज वेल. ठीक है, एंड बाकी चीजें आप ऑफ कोर्स अपने नोट्स वगैरह से देख के लिख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास समर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं. ठीक है ना. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स एज वेल. कि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात के वक्त उसी जगह पर उसी प्लेस पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है. सो यू कैन इवन टॉक अबाउट द लार्ज डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर्स. ठीक है, आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी. आगे आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑफ कोर्स द 6 मार्कर क्वेश्चन. सो द 6 मार्कर क्वेश्चन इज वेरी इजी. लेट मी समराइज इट फॉर यू फर्स्ट एंड देन वी कैन लुक ऑन टू द पॉसिबल जजमेंट्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड बिलो. ठीक है, हम इसको पूरा मिटा देते हैं. आइए बेटा एक बार सवाल पढ़ लेते हैं. देखिए सवाल समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो इन 2019 मोर देन 1.2 मिलियन पीपल experienced food shortages in the south of Pakistan due to what? ड्राउट. तो बोला भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पर परेशानी हुई. 1.2 मिलियन पीपल थे जिनको खाने की कमी की वजह से आपके पास फूड शॉर्टेजेस की वजह से सफर करना पड़ा. ठीक है, एंड
ये सब नतीजा था ड्राउट का, ठीक है। अच्छा, फूड शॉर्टेजेस हैं तो याद फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैल न्यूट्रिशन हो रहा होगा लोगों को, पीपल वुड बी आल्सो गोइंग थ्रू डिहाइड्रेशन अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। अब मुझसे क्या सवाल पूछ रहा है, इवेलुएट टू द एक्सटेंट टू विच एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी। देखें, इसमें पहले तो आपको बहुत क्लियरली है ना दो साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट पता होनी चाहिए। when he's talking about the influence, when the examiner is certainly talking about the influence can be either positive or negative। तो आपने दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। यू कैन ईदर मेंशन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और यू कैन मेंशन नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का मतलब हो जाएगा बेनिफिट्स, ठीक है। आप बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रीम क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है तो उसका बेनिफिट कैसे होगा। बिल्कुल बेटा, बेनिफिट्स होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डोमिनेंट एग्जाम्पल इज ऑफ फ्लड्स। सो फ्लड्स का पहले आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लिखना इसमें बहुत आसान है, आपने मल्टीपल चीजें पढ़ी हुई हैं। लोग अक्सर फंस जाते हैं पॉजिटिव्स लिखने में। सर व्हाई हैव यू चोजन फ्लड्स, बिकॉज वी हैव डन फ्लड्स क्वाइट क्लियरली, और हमें फ्लड्स के बेनिफिट्स पता है, हमने नोट्स में बुकलेट के अंदर फ्लड्स के बेनिफिट्स पढ़े हैं, which makes that which makes it come which makes us come to a point that we have a lot of information for floods, which will make it a lot more easier for us to what beta to write the answer। अच्छा, आंसर लिखते वक्त ऑफ कोर्स फॉर्मेट याद रखिएगा। सो क्या फॉर्मेट था, टू डेवलप पॉइंट्स ऑन ईच साइड। एग्जामिनर एक एक मांगता है लेकिन ऑफ कोर्स हम दो दो लिखेंगे, ठीक है। टू डेवलप पॉइंट्स ऑन ईच साइड, and once you have written and once you have gone through the two developed points on each side, what you will do is better you will write one example, any one example, and you will write one evaluation, ठीक है ना। So this will cover up your 6 marker and would surely help you attain 6 out of 6 in the exam, ठीक है। आप चाहें तो एक एक डेवलप पॉइंट भी लिख लीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड गो अप विद टू टू पॉइंट्स। सर मुझे एक ही बेनिफिट जहन में आ रहा था, दूसरा बेनिफिट आ ही नहीं रहा था। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम जब इतने सारे पास पेपर्स करेंगे तो विल बी ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मेनी 6 मार्कर्स। कि ऐसा होगा नहीं कि कोई 6 मार्कर ऐसा हो जिसमें अल्लाह ना करे तुम्हें कोई बेनिफिट्स या प्रॉब्लम्स याद नहीं आ रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी होगी, तो आप भले एक भी लिखिएगा, लेकिन एक भी कैसा लिखेंगे बेटा, पूरा चेन ऑफ एनालिसिस बना के देंगे। जब तक चेन ऑफ एनालिसिस नहीं बना हुआ, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कोप अप करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे आगे। पहली बात कर लूंगा फ्लड्स की। फ्लड्स क्या लाते हैं बेटा, डिस्ट्रक्शन लाते हैं, डिस्ट्रक्शन से डेथ होती है, लॉस ऑफ लाइफ यानी पीपल की लाइफ पे नुकसान हो गया। दूसरा इकोनॉमी पे क्या नुकसान हुआ, तो डेथ के बाद लैक ऑफ स्किल्ड लेबर हो जाएगी, अनस्किल्ड लेबर भी खत्म हो जाएगी, और जब वो काम नहीं कर रही स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर तो वो आउटपुट नहीं बना रही, जब वो आउटपुट नहीं बना रही तो दिस विल सर्टेनली लीड टू इकोनॉमिक डाउनफॉल इन द कंट्री। नेक्स्ट यू कुड टॉक अबाउट द ड्राउट एज वेल, कि ड्राउट भी एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, एंड इसके अंदर इनफर्टाइल सॉइल होती है। इनफर्टाइल सॉइल का मतलब एग्रीकल्चर की कमी, एग्रीकल्चर की कमी का मतलब क्रॉप्स की कमी, क्रॉप्स की कमी का मतलब फार्मर्स इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल बी अनेबल टू फीड देयर फैमिलीज। यू कैन इवन कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फार्मर्स के क्रॉप कम होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज नहीं है तो एक्सपोर्ट्स कम हुए, एक्सपोर्ट्स कम हुए तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक डाउनफॉल। यू कैन इवन राइट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, बट इतनी भी लंबी नहीं कीजिएगा कि आपके पास एंड में स्पेस ही ना बचे। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज के चक्कर में चले गए और लंबी लंबी चेंज बनाना शुरू हो गए तो हो सकता है एग्जाम के एंड पे तुम्हारे पास टाइम भी ना हो, ठीक है। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में भी नहीं रखना हमें कि हमारे पास टाइम ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स फ्लड्स के दो बेनिफिट्स लिखे हुए मैंने, आप वो देख सकते हैं। फ्लड्स आने की वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज जाती है, डैम्स में पानी बढ़ जाएगा, डैम्स मतलब रिजर्वायर में स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का फायदा क्या है कि ऑफ कोर्स आपके पास इंडस्ट्रीज के पास वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, थस इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। You can even talk about the benefits coming in the form that these floods, when they come, they bring in water out of the river, and ये पानी जब लैंड पर जा रहा है तो ये मिनरल्स को डिस्पोज कर रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स को डिस्पोज कर रहा है। एंड इससे सर्टेनली आपके पास फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि द सॉइल विल बिकम मच मोर फर्टाइल, और जितनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल उतना ही ज्यादा फार्मर की कमाई। तो ये कुछ था बेटा आपका पहला क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्व आउट करके दे दिया है।
अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इसका अगला सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हो या आंसर्स लिखने हो तो दे कैन सर्टेनली पॉज द वीडियो एंड देन लुक ऑन टू द आंसर्स। वो इनको बहुत ज़्यादा क्या करेगा बेटा, आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, जज़ाकल्ला।